चलिए जनाब, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। आज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 3 के पास पेपर्स को, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ताला मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसके साथ साथ कवर करवाता रहूं, ठीक है। और देखिए, याद रखिएगा, जब भी हम पेपर 3 एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें कुछ एरियाज को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हमने जिनके ऊपर फोकस करते हुए हमने इस चीज़ को बिल्ड करना होता है, ठीक है। याद रखिएगा, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पेपर 3, तो पेपर 3 के अंदर आपके पास, याद रखें, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चार क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने। यू नीड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, ठीक है। जब आप 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की बात करते हैं तो आपने उसकी प्लानिंग उसी हिसाब से रखनी पड़ती है, ठीक है। देखें, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं आपके साथ इसको, तो क्या चीज समझ में आती है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब एक्चुअल के अंदर अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा डिस्क्राइब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा एक्सप्लेन से, ये प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट है, इनकी प्रॉम्प्ट वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा स्टेटमेंट बेस्ड, जिसके अंदर आपने दो आर्गुमेंट्स लिखने हैं, अगेंस्ट द व्यू, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज अ 26 मार्कर, ये इवैल्यूएट से आएगा। याद रखिएगा, टोटल मार्क्स जो आपके इस पेपर के होते हैं, टोटल मार्क्स हैं 50। क्या है बेटा? टोटल मार्क्स हैं 50, ठीक है। अब डिस्क्राइब एक्चुअल में कैसे होगा? डिस्क्राइब 4 मार्क्स का है, एक्सप्लेन 8 मार्क्स का है, स्टेटमेंट वाला सवाल 12 मार्क्स का है, और इवैल्यूएट का क्वेश्चन 26 मार्क्स का है। कई मरतबा ऐसा देखा गया है एग्जाम के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बहुत आसान है, तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी दे दिया उसने, और कभी कभी क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा आसान है तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ट्रिकी दे दिए, ठीक है। तो आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसको अटेम्प्ट करने का, वो होता है 1 आवर 15 मिनट्स। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि प्लानिंग के हिसाब से चलें, ठीक है। मैं आपको टाइम लिमिट भी बता देता हूं, आपने 5 मिनट्स स्पेंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इससे ज्यादा नहीं करने टाइम स्पेंड। 10 मिनट्स 10 मिनट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2, 15 मिनट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 3। डिटेल आंसर चाहिए होगा 12 मार्क के लिए। आप बेशक 2 पैराग्राफ बनाएंगे लेकिन डिटेल होना चाहिए, ठीक है। and 40 minutes for question 26 mark। 40 minutes, 5 minutes आपके चेकिंग के, प्लानिंग वगैरह के आपने रख लिया। सही है जी। ये आपका एक्चुअल में प्लान ऑफ एक्शन होगा फॉर पेपर 3 A2 सोशियोलॉजी, ठीक है जी। ओके, सो दिस इज योर प्लान ऑफ एक्शन, जिसको आपने एग्जीक्यूट करना होगा। आपने टाइम लिमिट के साथ चलना है, इसमें टाइम लिमिट आउट हुई, गेम खराब हो जाएगा। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, you need to understand the question well, you need to understand the question well। I am again telling you this, आप बहुत सारे बच्चे सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका सीन खराब हो जाता है। पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। आप बहुत टैलेंटेड बच्चे होंगे, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को गलत अंडरस्टैंड कर लिया, जिसके अंदर आपने गिव 2 आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द व्यू देने, याद रखना, कीप वन थिंग इन योर माइंड, यू नीड टू गिव 2 आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द व्यू। वो जो ऊपर बात लिखी हुई है उसके अगेंस्ट में आपने आंसर करना है। जब आपने उसके अगेंस्ट में आंसर करना होगा बेटा, तो ऑटोमेटिकली उसका क्वेश्चन को और उस स्टेटमेंट को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब जरा देखें, हम अगर अपने सिलेबस को जरा डिवाइड करके देखते हैं, हमारे पास दो तरह के कोर टॉपिक्स हैं। एक है पर्सपेक्टिव बेस्ड टॉपिक्स और दूसरे हैं अटेनमेंट बेस्ड टॉपिक, ठीक है।
एक है पर्सपेक्टिव बेस्ड टॉपिक और दूसरे हैं अटेनमेंट बेस्ड टॉपिक, ठीक है। अब देखें, याद रखिएगा, एग्जामिनर बैलेंस मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है बेटा? बैलेंस, सही है। कि अगर वो उसने लेट सपोज अगर 50 मार्क्स का पेपर बनाना है, सही है, तो 50 मार्क्स के पेपर बनाने के लिए वो जरूरी है कि वो पर्सपेक्टिव भी देगा और अटेनमेंट भी देगा। और सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज मिस नहीं करनी है। छोटी से छोटी चीज कोई सी भी मिस नहीं करनी। मिस क्यों नहीं करनी? क्योंकि इसमें 4 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है और 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, सही है। तो आपने थोड़ा अटेंटिव हो गया उसमें अटेम्प्ट करना है कि पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि अगर आपने कोई चीज छोड़ दी तो मसला हो जाएगा। बच्चे कौन कौन सी चीजें छोड़ते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आप वो ना छोड़ें। बच्चे छोड़ते हैं इन्फ्लुएंसेस ऑन करिकुलम वाला पार्ट, सही है। इन्फ्लुएंसेस ऑन करिकुलम वाला पार्ट कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप मेरी वीडियो से जाके रिकवर कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसेस ऑन करिकुलम में एथनोसेंट्रिक, जेंडर्ड करिकुलम, हिडन करिकुलम आता है, कल्चरल कैपिटल वाली बात, बॉर्जियो की थ्योरी आती है। इसके अलावा उसके अंदर यंग की थ्योरी आती है। यंग की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो इन्फ्लुएंस ऑफ करिकुलम के हवाले से बात करती है, मार्क्सिस्ट आइडियाज को प्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में स्टेनर स्कूल्स वगैरह आ जाते हैं, तो आपने उसको कवर करना होगा, ठीक है। और बच्चे दूसरी चीज जो छोड़ते हैं अटेनमेंट के अंदर वो है इंटेलिजेंस वाला पार्ट, ठीक है। इंटेलिजेंस में आईक्यू टेस्ट की वीकनेसेस आती हैं, सही है। बच्चे इसको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चे सब कल्चर्स छोड़ना चाहते हैं, जेंडर और एथनिसिटी के, और एग्जामिनर को ये सारी चीजें पता है, सही है। एग्जामिनर को ये सारी चीजें पता है कि आप क्या चीज छोड़ रहे हो, सही है। एग्जामिनर आपको वहीं पर पकड़ सकता है, उसको सब पता है, ठीक है। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। मैंने आपको अभी आपके वीक एरियाज बता दिए, तो आप टेंशन ना लो, एग्जामिनर को भी पता है, ठीक है। तो एग्जामिनर ने कहा ना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अगर उसने डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो इन्हीं टॉपिक से बनाएगा जिसको समझ में आई बात। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। अब लेट सपोज अब हम इस चीज को थोड़ा सा आगे समझते हैं कि इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शनल व्यूज अबाउट एजुकेशन एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू वैल्यू कंसेंसस एंड सोशल सॉलिडारिटी। देखो, जिन चीजों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसके ऊपर रखकर वो एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। वैल्यू कंसेंसस की बात कर सकता है, सोशल सॉलिडारिटी की बात कर सकता है, सही है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। एजुकेशन एंड रोल एलोकेशन के, एजुकेशन का रोल एलोकेशन के साथ क्या ताल्लुक होता है, ठीक है। फिर तीसरी चीज मार्क्सिस्ट व्यू आ सकते हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले से बात कर सकता है एग्जामिनर। फिर क्या होता है, एज एन आइडियोलॉजिकल कंट्रोल और कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात होती है। न्यू राइट और सोशल डेमोक्रेटिक व्यूज, ये बात ध्यान में रखना। देखो, चाहो तो इस बात को लिख लो, न्यू राइट हमेशा बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। न्यू राइट हमेशा बात करते हैं किस चीज की? न्यू राइट बात करते हैं हमेशा प्राइवेट एजुकेशन को एक तरह से सपोर्ट करते हैं कि प्राइवेट एजुकेशन से क्वालिटी बेहतर होती है एजुकेशन की, ठीक है। इकोनॉमिक डिमांड की बात करते हैं। इसके अलावा जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं उनका बहुत सिंपल सा मानना है। सोशल डेमोक्रेट्स कहते क्या है? सोशल डेमोक्रेट्स ये कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजिकल और सोशल चेंजेस आई। उन सोशल चेंजेस की वजह से क्या हुआ? बहुत ही सिंपल सी बात हुई, दुनिया के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम की एवोल्यूशन के अंदर की बात कौन करेगा? आपके सोशल डेमोक्रेट्स बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, न्यू राइट, सोशल डेमोक्रेट्स। अब देखो, मैंने थ्योरीज मेंशन कर दिए हैं। फंक्शनलिस्ट में एमिल डर्कheim, पार्सन्स, डेविस एंड मोर, ठीक है। आपका ट्राइपार्टाइट सिस्टम आ जाएगा। इवैल्यूएशन में आप ट्यूमेन की बात करोगे। ट्यूमेन क्या कहता है? ट्यूमेन ने एक्चुअली अपोज किया था किस चीज को? ट्यूमेन ने कहा था, बहुत ही सिंपल सी बात, ट्यूमेन ने कहा कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया वो ये आया, उन्होंने कहा कि भाई फंक्शनलिस्ट जो हैं ऑब्जेक्टिवली रोल एलोकेशन को सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव रोल एलोकेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रोल एलोकेशन बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप जो बंदा ज्यादा कमाएगा, जो ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल एलिमेंट होंगे, वहां पर क्या होगा? इकोनॉमिकली जो बेनिफिशियल जो कंटेंट होता है, जो बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी कि ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स की बात कर रहा है, ठीक है। वो क्या बात कर रहा है? ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल की, ठीक है। कि आप जो है ऑब्जेक्टिवली जो है रोल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इन चीजों की को अपोज करता है वो, ठीक है।
इसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं आपके पास, जब जब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, हमारे पास फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं, फंक्शनल इंपॉर्टेंस की बात होती है। फंक्शनल इंपॉर्टेंस में इवैल्यूएशन में आता है। फंक्शनल इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि जो इवैल्यूएशन वाले हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया का हर काम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपने इकोनॉमिक वैल्यू की बेसिस पे चीजों को डिवाइड किया हुआ, व्हिच इज नॉट राइट। ठीक है। फिर हमारे पास मार्क्सिज्म में बोल्स एंड जिंटेस आते हैं। ठीक है। इसके अलावा अल्थूसर की थ्योरी आती है। फिर बॉर्जियो जो आते हैं, बॉर्जियो ने एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी कल्चरल कैपिटल वाली बात की थी, मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ को सपोर्ट किया था वाले आइडिया को। इसके अलावा बेट्स एंड राइसब्रो आते हैं जिन्होंने जो अगेंस्ट है वोकेशनलिज्म के। मार्क्सिस्ट जो है एक्चुअली अगेंस्ट है किसके अंदर, मार्क्सिस्ट आर अगेंस्ट द वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन से कहते हैं कि भाई बंदा सारी जिंदगी जो है कैपिटलिज्म का गुलाम ही रहता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डेवीज ने मॉडर्न स्लेव लेबर की बात की थी, किनके, वोकेशनलिज्म के। कि वोकेशनल लोग जो होते हैं, वोकेशनलिज्म से क्या होता है, मॉडर्न स्लेव लेबर डेवलप हो रही है। ठीक है। यानी कि एक्चुअल के अंदर क्या है कि भाई जो वो है मॉडर्न स्लेव लेबर क्या किसे कहते हैं, कि जो वोकेशनलिज्म की बात निकलती है, यानी कि जो टेक्निकल वर्क फोर्स होती है। ठीक है। अब वो जो क्या कहते हैं, टेक्निकल वर्कफोर्स जो इससे डेवलप होती है, टेक्निकल जो वर्कफोर्स जिसको हम कह रहे होते हैं, वो एक्चुअली सारी जिंदगी डिपेंडेंट होती है किसके अंदर, वो सारी जिंदगी डिपेंडेंट होती है आपके कैपिटलिस्ट की। सही है। यानी कि दे आर डिपेंडेंट ऑन कैपिटलिस्ट। वोकेशनलिज्म का मतलब बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल वर्कफोर्स। सही है। जो ट्राइपार्टाइट सिस्टम के बाद हमने कहा था ना कि भाई जो टेक्निकल वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है, जो मैकेनिक हो गया, कोई ब्लू कॉलर जॉब्स जिनको हम कह रहे होते हैं। ठीक है। तो ये एक एलिमेंट सामने आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा हीथ की थ्योरी भी आती है जो कि एक्चुअली कैपिटलिज्म वोकेशनलिज्म के अगेंस्ट है। न्यू राइट में हमारे पास डेविस एंड मोर आते हैं। ठीक है। जिन्होंने सर्विस सेक्टर की डेवलपमेंट की बात की थी। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम यानी कि टेक्निकल चेंजेस और सोशल चेंजेस की बात की, जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम इसलिए डेवलप हुआ था ट्राइपार्टाइट सिस्टम के बाद क्योंकि टेक्निकल चेंजेस और सोशल चेंजेस दुनिया में आई थी। ठीक है। इसके अलावा चिटी की अप्रोच आ जाती है जो कि न्यू राइट और के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। जो कि एक्चुअल के अंदर जो न्यू राइट के आइडियाज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और उसको मेमोराइज कर लें तो आपको फायदा हो जाएगा। ये मैंने आपको सपोर्ट के लिए एक तरह से बना दिया। ठीक है। दैट वुड बी गुड फॉर यू कि आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी में हमारे पास हैरिस आ जाते हैं, जिन्होंने कहा था पीपल आर इनकरेज टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स थ्रू सोशल मोबिलिटी। यानी कि जो आपको लोगों को एक तरह से पुश मिलती है कि भाई आपने बेहतर काम करना है अपनी जिंदगी के अंदर, ताकि आपको अपवर्ड सोशल मोबिलिटी गेन करें। सही है। इसके अलावा पीटरसन एंड लेनली की थ्योरी आती है, जिन्होंने स्कॉटलैंड के अंदर वर्किंग की थी कि मिडिल क्लास इकोनॉमिक एंड कल्चरल एडवांटेज गेन करती है। ठीक है। इसके अलावा बोल्स एंड जिंटिस की जो थ्योरीज हैं, जिसके अंदर उन्होंने क्या बात की थी कि जिन्होंने एक्चुअली स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी की बात की थी कि जो मिडिल क्लास और अपर क्लास होती हैं वो अपने बच्चों को स्पॉन्सर करती हैं अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के लिए। ठीक है। इसके अलावा फिर ब्रीन की थ्योरी आती है सोशल क्लोजर, यानी कि वर्किंग क्लास रिमेन इन द वर्किंग क्लास, अपर क्लास रिमेन इन द अपर क्लास, सो ये सोशल क्लोजर इज द सोशल क्लोजर फॉर द वर्किंग क्लास ऑफ द सोसाइटी। एल्ड्रिज ने लैक ऑफ ऑक्यूपेशन मोबिलिटी की बात की थी कि भाई अब वर्किंग क्लास के लिए ऊपर आने का चांसेस बहुत ना होने के बराबर है। इसके अलावा फिर सॉन्डर्स आते हैं। सॉन्डर्स ने लाइफ चॉइसेस की बात की थी। ठीक है। लाइफ चॉइसेस की बात उन्होंने किस तरह से की थी, लाइफ चॉइसेस की बात इस तरह से की थी कि भाई दुनिया के अंदर जो पोजीशंस हैं, ठीक है, आप जो आपको आपकी सोशल मोबिलिटी तब मिलती है जब आपको लाइफ चॉइसेस ठीक होती है। ठीक है। ये सॉन्डर्स न्यू राइट है, जिन्होंने मार्केटाइजेशन की भी बात की थी। इसके अलावा शेफर्ड एंड रॉजर ने कहा था कि फेथ स्कूल्स की स्टडी की बात की थी कि फेथ स्कूल जो है दे प्रेफर द मिडिल क्लास पेरेंट्स। ठीक है। बिकॉज वो एजुकेटेड होते हैं और उनके पास दे हैव मनी टू स्पेंड। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास एक बेसिक आइडिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है। जो हमें सोशल मोबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को कवर अप करने में हेल्प करता है। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज सारे सोशियोलॉजिस्ट, आपको इनको मेमोराइज कर लीजिएगा, दिस विल हेल्प यू आउट। मैं इसलिए ये सारे सोशियोलॉजी मेंशन कर रहा हूँ कि आप अभी जब मैं आगे पास करवाऊंगा तो आप उनको समझ सकें। फिर आते हैं इन्फ्लुएंसेस एंड करिकुलम। ये की एलिमेंट से हमारे पास आते हैं एथनोसेंट्रिक करिकुलम, जेंडर करिकुलम, इकोनॉमिक डिमांड्स। वेबर ने कहा था वर्दी ऑफ बीइंग नोन, यानी कि हर सोसाइटी में सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करती है।
कि कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, कुछ कम। अल्थुजर ने आईएसए की बात की कि एजुकेशन सिस्टम जो है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस के तौर पे कैपिटलिस्ट ऑर्डर, कैपिटलिस्ट वैल्यूज को प्रमोट कर रहा होता है। यंग ने आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ नॉलेज की बात की कि भाई वो यंग क्या है, ये भी मार्क्सिस्ट है, जिन्होंने क्या किया था कि आइडियोलॉजिकल डायमेंशन यानी कि एजुकेशन पूरा जो करिकुलम है वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस के तौर पर डेवलप काम कर रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास इनको एवेलुएट करने के लिए स्टीनर स्कूल्स आ जाते हैं जो जो बच्चों का उनकी एबिलिटी के ऊपर जज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर सेल्फ एंड जीले ने जेंडर्ड करिकुलम की बात की थी। फिर हमारे पास वेरेंटन एंड यंगर की थ्योरी आ जाती है जिन्होंने जेंडर्ड करिकुलम को अगेन सपोर्ट किया है। इसके अलावा जैक्सन की हिडन करिकुलम की थ्योरी है, ठीक है। स्केल्टन ने अगेन इनफॉर्मल एजुकेशन की बात की है। और ऑट्सका जो है एक्चुअली इन्होंने इंडो फिजियन स्टडीज पे काम किया है। आप ये तमाम स्टडीज आपको मेरे नोट्स में से, मेरे जो क्लास लेक्चर्स हैं आपको उसमें से मिल जाएंगी। ये मैंने रिकैप करने के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मेमोराइज कर लें थ्योरीज को, ठीक है। दैट वुड बी द मोस्ट इजीएस्ट थिंग जिसके थ्रू वो आराम से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आईक्यू के अंदर। अब देखो मेरी बात सुनो, आईक्यू के टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए 2 से 3 टॉपिक्स आते हैं फर्दर। एक आता है डिफिकल्टीज टू डिफाइनिंग इंटेलिजेंस, इसके 2 पैराग्राफ प्रिपेयर करने हैं आपने। एक आता है आईक्यू टेस्ट की वीकनेसेस, जिसपे सोशल फैक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसके भी 2 पैराग्राफ डेवलप करने, ठीक है। और फिर इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन अटेनमेंट, इसके 4 पैराग्राफ करने। ये थोड़ा टेढ़ा सा टॉपिक होता है, बच्चे इसको छोड़ने की करते, छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को, बिकॉज एग्जामिनर कैन आस्क दिस क्वेश्चन, सही है। अब एग्जामिनर ने लेट्स सपोज सवाल कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ आईक्यू टेस्ट एंड एजुकेशन अटेनमेंट, तो बेटा लाजमी आपको प्रिपेयर होगा तो होगा ना, वरना तो 12 मार्क्स चले जाएंगे आपके बैठे बैठे। तो यू नीड टू प्रिपेयर। अब मैंने कहा क्या किया, अब बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बेटा आपने कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ फॉर इनिशियल 2 टॉपिक्स एंड 4 पैराग्राफ फॉर एजुकेशन एंड अटेनमेंट, ठीक है। अब वो जैसे लेट्स सपोज आपने एग्नोस्टिक पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास गार्डनर की थ्योरी आ जाती है, 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एडीएमओस की स्टडी है जो नाइजीरियन स्टडीज की क्वांटिटेटिव स्टडी थी, क्वांटिफिकेशन ऑफ आईक्यू टेस्ट, आईक्यू टेस्ट कैन बी क्वांटिफाइड, ठीक है। इसके अलावा कैप्लान्स की स्टडी थी जिसके अंदर इन्होंने कहा था आईक्यू टेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन, कल्चर एंड रीडिंग एक्सपीरियंसेस। अब देखो कप्लान कहाँ पे आ जाएगा, अब एग्जाम में लेट्स सपोज सवाल आ गया, गिव 2 आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द मेजरमेंट ऑफ आईक्यू टेस्ट, तो कप्लान का आर्गुमेंट आ जाएगा, ठीक है। जब कप्लान ने कहा था कि आईक्यू टेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन, कल्चरल एंड रीडिंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि ये तमाम चीजें इंसान को डेवलप करती हैं, एजुकेशन अटेनमेंट को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। फिर फ्लेन का आर्गुमेंट आ जाएगा जिन्होंने कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट में चेक होती है, 2 तरह की इंटेलिजेंस चेक होती है। नंबर 1 इज इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक, नंबर 2 इज लॉजिक, ठीक है। फिर सॉन्डर्स का आर्गुमेंट आ जाएगा जिन्होंने कहा था कि यानी कि इंटेलिजेंस का ताल्लुक होता है सोशल क्लास के साथ, रॉबिन्स रिपोर्ट ऑन यूके स्टूडेंट्स, ठीक है। ये डेवलप हो जाएगा आपका, स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। इस क्लास से आपको कम से कम ये फायदा हो जाएगा, आपको पूरा एक फिगर आउट हो जाएगा कौन कौन से सिलेबस आपने करने हैं, ठीक है। इनकी फर्दर डेवलपमेंट अगर आपको इनके सिलेबस के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट, एजुकेशन प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दोस्त। फिर सोशल क्लास में हमारे पास रामचंद्रन का आर्गुमेंट आ जाता है, सही है। रामचंद्रन ने इंडिया के ऊपर वर्किंग की थी, जिन्होंने कहा था कि मटेरियल डेप्रिवेशन की वजह से जो फैक्टर्स डेवलप होते हैं। इसके अलावा डॉगलस ने जो है इन स्कूल फैक्टर्स की बात की है, कल्चरल फैक्टर्स की बात की है, ठीक है। बर्नस्टीन ने स्पीच कोड्स की बात की है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ग्रेग स्टडी ऑन मदर्स एंड ग्रेटिफिकेशन के हवाले से कि भाई मदर्स जो है ग्रेटिफिकेशन, जो एक्सपायरिंग मदर्स होती हैं वो पढ़ाना चाहती हैं बच्चों को, एंड ऑल द थिंग्स। इसके अलावा रेसियल का आर्गुमेंट ऑफ वर्किंग क्लास पेरेंट्स के हवाले से, मैकन-गेल की स्टडी है सब कल्चर्स के हवाले से, चेंजेस इन लेबर मार्केट के हवाले से, और सब कल्चर्स पे भी बात की है उन्होंने, सही है। इसके अलावा पेटफील्ड की लेबलिंग के हवाले से थ्योरी आती है। इसके अलावा ब्रीमी की थ्योरी जो है वो कल्चरल कैपिटल एंड लेबलिंग के हवाले से, ये इन स्कूल फैक्टर्स में आएंगी। फिर कैडी की थ्योरी है जो कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज पे होगी। फिर गर्विट्स की थ्योरी है जो प्रोफेसीज के ऊपर अगेन आ जाती है, ठीक है। फिर वुड्स का सब कल्चर के ऊपर वर्किंग है, ठीक है। और मैकन-गेल की भी सब कल्चर वर्किंग मैंने पहले भी डिस्कस किया था।
ये अंडर अचीवमेंट वाले पॉइंट है, अंडर अचीवमेंट एंड अटेनमेंट दोनों, यानी कि सोशल क्लास के अंदर आपको ये थ्योरीज आपके प्रिपेयर होने चाहिए, सोशल क्लास के लिए आपके ये थ्योरीज प्रिपेयर होने चाहिए ताकि जो आपको कवर अप कर सकें। देखिए शुरू के मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से थ्योरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामचंद्रन, डॉगलस, बर्नस्टीन, ठीक है, मैकनगेल, वुड्स, सही है, केडी, ये सारे थ्योरीज, तो ये थ्योरीज तो आपको पक्के आपके प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके। अब हमारे पास आ जाता है क्या चीज, हमारे पास आ जाता है एथनिसिटी एंड एजुकेशन अटेनमेंट। इसके 4 कोर टॉपिक्स हैं, रेसिज्म इन स्कूल्स, कल्चरल एक्सप्लेनेशन, एथनिसिटी एंड सब कल्चर्स, और रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ जिसमें क्लास, जेंडर, एथनिसिटी लिंक करेंगे, ठीक है। ब्लेयर ने कहा था रोल मॉडल्स ऑफ एथनिसिटी, एथनिक माइनॉरिटी के रोल मॉडल्स नहीं होते, ठीक है। रोज ने इस बात को सपोर्ट किया था कि भाई एथनिक माइनॉरिटीज जो होती हैं, कि वो टीचर्स जो होते हैं, यानी कि देयर आर ओनली 5% टीचर्स एंड 15% ब्लैक माइनॉरिटीज इन यूके स्कूल्स, ठीक है। फिर रनीमेड की ट्रस्ट की थ्योरी आ जाती है जो कि रेंज ऑफ हिडन प्रोसेसेस की बात करती है अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, ठीक है। इसके अलावा हिंसलेफ की थ्योरी आ जाती है जो कि ब्लैक बॉयज एक्सक्लूजन के बारे में बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन ग्राउंड्स, ठीक है। फिर फिगोरा की स्टडी आ जाती है जो कि टीचर्स लिमिटेशंस की बात करती है। रेनीमेड बेटा आप इसके लिए वीडियो देख लो, इसके लिए वीडियो देख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। एथनिसिटी की वीडियो में मेंशन किया हुआ है, अभी मैंने रिसेंटली डेवलप की थी। टीचर्स लिमिट एथनिक माइनॉरिटीज, यानी कि वो यानी कि एक अजम्पशंस होती हैं टीचर्स की कि भाई ये जो है टीचर्स जो हैं वो माइनॉरिटीज को यानी कि स्कूलिंग सिस्टम जो होता है उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा होता, ठीक है। फिर गिलबॉर्न का आर्गुमेंट है स्कूल्स आर इंस्टीट्यूशनली रेसिस्ट, यानी कि स्कूल जो होते हैं वो रेसिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिविल ने एजुकेशनल परफॉर्मेंस ऑफ ब्लैक्स की बात की थी, ठीक है। अगेन इसमें सब कल्चर्स में सिविल का आर्गुमेंट, शेन्स का आर्गुमेंट आ जाएगा, एशियन गर्ल सब कल्चर। सिविल ने एक्टिव रजिस्टर्स और वगैरह की बात की थी, ठीक है। इवैल्यूएशन में आप शुआ को डालोगे जिसने चाइनीज टाइगर मदर्स की बात की थी, उसने कहा था कि भाई शुआ ने कहा था कि भाई देयर आर सम एथनिसिटी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है यूके के अंदर लाइक चाइनीज, इसकी वजह उनकी फैमिली बैकग्राउंड है, चाइनीज टाइगर मदर्स की बात आ जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें प्लीज इसका। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं पेपर 3 के हवाले से। जेंडर के आर्गुमेंट जो हैं आप उसमें से कवर अप कर लीजिएगा। ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि पूरा जो टाइम टेबल होता है, जो मैंने अभी शुरू में समझाया था, इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना शुरू के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, अब पैराग्राफ स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है। 26 मार्क के लिए 8 12 के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ आर्गुमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्गुमेंट, सोशियोलॉजिकल मटेरियल, लिंक योर मटेरियल विद द आर्गुमेंट, ठीक है। ये 8 12 के लिए सेम है। 26 मार्क में आपने इवैल्यूएशन डालनी होगी। इवैल्यूएशन इज ऑल अबाउट लिमिटेशन, अगेंस्ट भी हो सकता है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से कोई एग्जांपल, क्रॉस कल्चरल हिस्टोरिकल इशू के हवाले से आप एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज थीसिस में आपने फंक्शनलिज्म पे थीसिस देखी है तो एंटाइज में मार्क्सिज्म आएगा, सही है। द केम डिटरमिनिस्टिक आइडियाज आ गए, सही है। आपने द केम को इवैल्यूएट किया कैसे, डिटरमिनिज्म के थ्रू, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पार्सन्स के आइडियाज को एप्लीकेशन के हवाले से आपने लैक ऑफ एप्लीकेशन से इवैल्यूएट कर दिया। डेविस एंड मोर को आपने ट्यूमेन को से के थ्रू इवैल्यूएट कर लिया, ठीक है। हैरिस को भी आप इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटाइसिज्म मार्क्सिज्म आ गया, जो कि आप अल्थुजर को डेवलप करोगे तो अल्थुजर के अपोजिशन में बोलोगे कि आप एक और चीज बोलोगे कि भाई अल्थुजर के आइडियाज जो हैं वो इंडिविजुअलिज्म को अपोज करते हैं, दे आर नॉट इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज को सपोर्ट नहीं करते। बोल्स एंड प्रिंटर्स को बोलोगे भाई दे आर इकोनॉमिकली डिटर्मिनिस्टिक, बहुत ज्यादा हर चीज को इकोनॉमिक टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। एल्ड्रिज ने कहा था कि एजुकेशन एंड मेरिटोक्रेसी को सपोर्ट कर दो, कि एल्ड्रिज के भाई एजुकेशन सिस्टम जो होता है मेरिटोक्रेसी एग्जिस्ट करती है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको साथ साथ इसकी छोटी छोटी इवैल्यूएशन भी बताई हुई ताकि आप थीसिस और एंटाइसिस के साथ इवैल्यूएट साथ साथ करते चले जाओ, ठीक है। अब आते हैं जरा सा इस क्वेश्चन को पास करते हैं जो असल हमारा टास्क था आज का, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ठीक है। अब ये जो सवाल एग्जाम में आया हुआ है, डिस्क्राइब टू वेज स्पीच कोड्स में अफेक्ट एजुकेशन अटेनमेंट, बर्नस्टीन के इलैबोरेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड कोड आ जाएंगे। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ जाहिर सी बात है उनको फिर बाद में उनको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, बर्नस्टीन ने क्या कहा था, इलैबोरेटेड कोड मींस द फॉर्मल लैंग्वेज कोड, और रिस्ट्रिक्टेड कोड का मतलब होता है जो इनफॉर्मल लैंग्वेज, जो एथनिक माइनॉरिटी और वर्किंग क्लास बोलती है। एक्सप्लेन टू रीजंस, मैंने कहा छोटी छोटी चीजों से सवाल आ सकता है, सही है।
Why education attainment is particularly high among some ethnic groups? अब लेट्स सपोज क्या होता है some ethnic groups का मतलब क्या है, शुगर की स्टडी आ जाएगी, सही है, क्या कहते हैं टाइगर मदर्स वाली बात आ सकती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक्टिव एक्सेप्टेंस वाली बात भी आ सकती है और पैसिव एक्सेप्टेंस वाली बात भी आ सकती है। सिविल का आर्गुमेंट जो हमने डेवलप किया था, ठीक है, अब ये बर्नस्टीन आ गया, अब शुआ का आर्गुमेंट आ गया और सिविल ने कहा था, और शेन के अंदर भी, शेन ने भी क्या कहा था, शेन को कौन सी स्टडीज थी मैं बताता हूँ आपको, फेथ गर्ल्स वाली जो थ्योरी थी, जो कि सम गर्ल्स आर यानी कि जो होती हैं जो एक्सेप्ट कर लेती हैं जो मेजॉरिटी वैल्यूज को, तो फिर क्या हो जाता है कि उन एथनिक ग्रुप्स के अंदर एजुकेशन अटेनमेंट ज्यादा होती है। अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड इक्वली इन स्कूल। अब मेरी बात सुनो, इसके अगेंस्ट व्यू में क्या बनेगा, क्या लिखा हुआ है, यूजिंग सोशियोलॉजिकल मटेरियल गिव टू आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दिस व्यू। मैं आज लिखकर बोल सकता हूं तुम्हें, बहुत सारे बच्चे इसके फेवर में लिख के आ जाए। आपने क्या करना है, आपने कहना है बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन स्कूल, सही है। आप बोलोगे इसमें जेंडर सोशलाइजेशन डाल सकते हो कि मेल आर स्टडीइंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फीमेल आर स्टडीइंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मेल्स के हवाले से जो अजम्पशंस टीचर्स की होती है वो डिफरेंट होती है, फीमेल्स के हवाले से अजम्पशंस डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा, जनरेट करिकुलम आ गया, सेटिंग सब्जेक्ट सेट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं दोनों के, सही है, ये बात समझ में आती है। जनरेट करिकुलम यानी कि दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। आप बोलो कि फीमेल को एजुकेशन सिस्टम ज्यादा सपोर्ट करता है, लाइक फेमिनाइजेशन ऑफ स्कूलिंग वगैरह आ जाएगा, ठीक है, और मेल्स का जो है लैडिश बिहेवियर उनको और अंडर अचीवमेंट की तरफ लेके चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द व्यू दैट एजुकेशन सिस्टम्स आर बैरियर टू सोशल मोबिलिटी। बैरियर टू सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि थीसिस में मार्क्सिज्म आ जाएगा, मार्क्सिस्ट व्यू अबाउट द एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी आ जाएगा, और एंटायर थीसिस में फंक्शनलिस्ट आ जाएंगे जो कि कहेंगे कि भाई एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो सोशल मोबिलिटी ला सकता है, सोशल मोबिलिटी उसके लिए लाना पॉसिबल है। समझ में आई बात, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें प्रैक्टिस के लिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक देखें छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कहता हूं मेजर कंडीशंस में अगर आपने पढ़ा हुआ है 4 मार्कर हो जाता है, सही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के अंदर बच्चे फंसते हैं। मैं आपको आज कहीं लिख कर दे सकता हूँ, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के अंदर स्टूडेंट्स फंसते हैं, आपको इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई सोल्यूशन इस चीज का अभी तक आया नहीं। अच्छा जी, अब आते हैं जरा सा क्वेश्चंस को समझते हैं। अब आए हैं, देखिए क्वेश्चन आया हुआ, डिस्क्राइब टू एग्जांपल्स ऑफ हाउ एंटायर स्कूल सबकल्चर्स कैन अफेक्ट एजुकेशन अटेनमेंट। एंटायर स्कूल सबकल्चर्स कैन अफेक्ट एजुकेशन अटेनमेंट, ठीक है। इसमें कौन से आ सकते हैं एंटायर स्कूल सबकल्चर्स में, पैसिव रजिस्टर्स, एक्टिव रजिस्टर्स आ जाएंगे, सही है। काउंटर स्कूल सबकल्चर क्रिएट हो जाता है, डिसिप्लिन इश्यूज की वजह से एक्सक्लूजन हो जाता है उन लोगों का, ठीक है। आप इन सारे आर्गुमेंट्स को डिस्कस कर सकते हो कि बच्चों का भाई काउंटर स्कूल सबकल्चर होगा तो स्कूल वाले कॉलेज से निकाल देंगे। डिसिप्लिन इश्यूज होते हैं जैसे ब्लैक्स के साथ होते हैं सबसे ज्यादा जो होते हैं, ठीक है। सिविल का आर्गुमेंट आ गया, ठीक है। फिर सिविल ने पूरा इन चीजों को एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब 2 ways which in which girls education performance may be influenced by wider social changes। अब wider social changes का मतलब क्या हुआ, फेमिनाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स आ गया, फेमिनाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी क्रिएट कर रहा है। क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी का मतलब है राइज ऑफ सर्विस सेक्टर, डिक्लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइज ऑफ सर्विस सेक्टर, डिक्लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसकी वजह से क्या होगा, females are working hard and they are getting good at things in the workplace, so they will work good in the education system also, सही है। इसमें सोशल डेमोक्रेटिक व्यूज भी आ सकते हैं कि सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आ रही हैं, सही है, जिसकी वजह से इक्वालिटी, उनकी एजुकेशन परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ठीक है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर की बात हो सकती है, फेमिनाइजेशन की बात हो सकती है, फेमिनाइजेशन ऑफ स्कूल्स की बात हो सकती है कि भाई एजुकेशन परफॉर्मेंस जो होती है सोसाइटी में जो चेंजेस आ रही हैं, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी डेवलप हो रही है, उससे चेंज हो रही है। अच्छा जी, अब आगे आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। अब जरा देखिएगा, द स्कूल करिकुलम गिव्स ऑल पीपल एन इक्वल चांस टू फुलफिल देयर एजुकेशन पोटेंशियल। अब आप यूजिंग सोशियोलॉजिकल मटेरियल गिव टू आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दिस, यानी कि आपने इसके अगेंस्ट में लिखना है, समझ रहे हैं मेरी बात, गिव टू आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दिस व्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कहना है द स्कूल करिकुलम नॉट गिव ऑल पीपल एन इक्वल चांस टू फुलफिल देयर एजुकेशन पोटेंशियल, एम आई राइट। इसमें कौन आ जाएगा, यंग आ जाएगा, यंग कहता क्या है, मार्क्सिस्ट से आइडियाज आ जाएंगे, यंग आ जाएगा, अल्थुजर आ जाएगा, समझ में आई बात। यंग की थ्योरी आ गई, अल्थुजर की एथनोसेंट्रिक करिकुलम भी आ सकता है, हिडन करिकुलम भी आ सकता है, जेंडर्ड करिकुलम भी आ सकता है। जैसे हिडन करिकुलम में, एथनोसेंट्रिक करिकुलम में आप बोलोगे कि भाई
जो एथनिक मेजॉरिटी होती है वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है अपने करिकुलम के, सही है, पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ हिस्ट्री एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, evaluate the view that the education instrument of ideological control। ये इजी सवाल है, थीसिस में मार्क्सिज्म आ जाएगा, एंटायर थीसिस में फंक्शनलिज्म आ जाएगा। मैंने अभी इसका पूरा आउटलाइन पहले दिया हुआ है ऑलरेडी, इससे पहले मैंने बताया था। थीसिस में आ जाएगा और एंटायर थीसिस में फंक्शनलिज्म आ जाएगा। स्क्रीनशॉट प्लीज। इसके अगेन मैं इसके भी बोलूंगा आपसे, इसके जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है वो लाजमी प्रिपेयर कीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 3 में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आएगी? नहीं आएगी बेटा, स्कूल करिकुलम का सवाल है बेटा, इन स्कूल फैक्टर का सवाल नहीं है। बेटा ये बात कौन कहता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ आइडियोलॉजिकल कंट्रोल? इंस्ट्रूमेंट ऑफ आइडियोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब है कैपिटलिस्ट कंट्रोल। 4.1 पढ़ा है? नहीं पढ़ा? देखिए पूरी देखिए, थोड़ी थोड़ी देखिए। हाँ तो अब क्वेश्चन नंबर बेटा शुरू की वीडियोस देखो, उसके अंदर तो सारा कॉन्सेप्ट इसी के बारे में। आइडियोलॉजिकल कंट्रोल कौन कहता है? अल्थूसर की थ्योरी पढ़ी होगी, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस वाली थ्योरी, कल्चरल रिप्रोडक्शन वाली थ्योरी। तो बेटा देख लो या फिर वेट कर लो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो पहले। अब क्या होता है आइडियोलॉजिकल कंट्रोल? आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस का मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा होता है, सही है, इन मल्टीपल वेज। द एजुकेशन सिस्टम प्रमोट द कैपिटलिस्ट ऑर्डर, कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें क्लास इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क्राइब टू एजुकेशन पॉलिसीज डिजाइन टू हेल्प डिसएडवांटेज पीपल। देखो यार ये बड़ा मजे का सवाल है और आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने सवाल गलत किया हो, ठीक है, ठीक है। एग्जामिनर को खुशी महसूस होगी अगर उसने मुश्किल पेपर बनाना होता है कि बहुत सारे बच्चे ने गलत अटेम्प्ट कर दिया। डिसएडवांटेज ग्रुप्स को कौन सा एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करता है? लिख लो अपने पास, ऐसा कभी सवाल आ जाएगा तो कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन स्कीम्स, वो जो छोटा सा पैराग्राफ बुक में दिया हुआ है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम क्या होता है बेटा? सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव कह रहा हूँ, कंपनसेटरी एजुकेशन सिस्टम। कंपनसेटरी एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? जो कंपनसेट करता है डिसएडवांटेज लोगों को, जिसके अंदर एजुकेशन एक्शन जोन्स होते हैं, श्योर स्टार्ट प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सटेंडेड स्कूल्स होते हैं, जिनका काम ये होता है कि एथनिक माइनॉरिटी और वर्किंग क्लास के बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बिजनेस कम्युनिटी भी सपोर्ट कर रही होती है, सही है, कि जो बच्चे उनके पास काम करते हैं वो आफ्टर दिस वर्क दे कैन गो एंड दे कैन स्टडी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन टू वेज इन व्हिच कल्चरल डेप्रिवेशन में अफेक्ट एजुकेशन। इजी सवाल है, डॉगलस की थ्योरी आ जाएगी, डॉगलस की थ्योरी आ जाएगी। ये इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम आ गया। सही है। अब क्या हुआ? ग्रुपिंग में बाय एबिलिटी इनेबल्स ऑल पीपल टू हैव मोस्ट सुटेबल एजुकेशन। अब देखो एबिलिटी ग्रुपिंग का सवाल है, इन स्कूल फैक्टर्स का सवाल है, आपने लिखना क्या है? द ग्रुपिंग बाय एबिलिटी नॉट इनेबल्स ऑल पीपल टू हैव मोस्ट सुटेबल एजुकेशन। समझ आई? गिव टू आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दिस व्यू, सही है। एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? इन स्कूल फैक्टर्स क्या होते हैं? इन स्कूल फैक्टर्स भाई क्या कहते हैं, स्ट्रीमिंग होती है, एजुकेशन डिवीजन करता है डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स में और बैंडिंग के अंदर, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? लेबल करता है उनको, और उनकी टीचर्स आपकी अजम्पशन होती है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज होती है टीचर्स की, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो ग्रुपिंग बाय एबिलिटी जो होती है, जिसकी वजह से लोअर एबिलिटी ग्रुप्स के अंदर वर्किंग क्लास और माइनॉरिटी के बच्चे चले जाते हैं, ठीक है, और अपर क्लास के बच्चे और वो होते हैं वो अपर स्ट्रीम्स के अंदर अपर एबिलिटी ग्रुप्स में चले जाते हैं, जिससे उनको एडवांटेज होता है। Evaluate the view that the gender is the most important influence in education attainment। बहुत मजे का सवाल है। थीसिस के अंदर जेंडर आ जाएगा और एंटायर थीसिस में एथनिसिटी और क्लास आ जाएगा, ऐसा ही है। एथनिसिटी और क्लास को आप एंटायर थीसिस में रखोगे, भाई आप बोलोगे जेंडर नहीं है, एथनिसिटी और क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा जी, एक सेकंड, अब आगे आते हैं। अब देखें, डिस्क्राइब टू वेज इन व्हिच पीपल्स एथनिक कल्चर कैन अफेक्ट देयर एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन। सही है, people ethnic culture can affect their experience of education। ethnic culture का मतलब क्या हो? overt racism हो जाएगा, overt racism, schools are institutionally racist, सही है, यानी कि racism आ गया। रनीमेड प्लस की बात आ जाएगी, सही है, स्कूल प्रोसेसेस की बात आ सकती है, ठीक है,
गनीमेड प्रेस ने क्या कहा था कि स्कूल के जो प्रोसेसेस होते हैं वो रेसिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो एथनिक कल्चर के जो लोग होते हैं वो रेजिस्टेंस से शिकार हो जाते हैं। सही है। अब इसके अंदर आप बात कर सकते हो लैक ऑफ रोल मॉडल्स, दे डोंट हैव रोल मॉडल्स। सही है। इसके अलावा इनका डिसिप्लिन एक्सक्लूजन बहुत ज्यादा होता है, एक्सक्लूजन होता है बिकॉज दे आर हैविंग काउंटर स्कूल सब कल्चर। सही है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन अफेक्ट कर जाता है। Explain two ways in which cultural capital benefit the middle class people in a school. इसके अंदर आ जाएगा बोर्जियो की थ्योरी। उसने क्या कहा था, द कल्चरल कैपिटल में क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन अटेनमेंट। बोर्जियो ने कहा था कि भाई कल्चरल कैपिटल जो होता है मिडिल क्लास के लोगों को, कल बोर्जियो ने बात की थी हैबिटस की। हैबिटस में क्या होता है कि जो मिडिल क्लास का हैबिटस होता है वो उनको एजुकेशन अटेनमेंट में बेहतर परफॉर्मेंस देने पे हेल्प आउट करता है। अब देखो सवाल क्या है, जरा पढ़ना, अब जरा सा दिमाग लगाना। सवाल सीरियस क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, जेंडर डिफरेंसेस नो लॉन्गर इन्फ्लुएंसेस द एजुकेशनल अचीवमेंट लेवल्स। सही है। अब बताओ इसमें क्या आएगा, जेंडर डिफरेंसेस नो लॉन्गर इन्फ्लुएंस आ रहा है। सही है। तो अब आप जब आप आंसर लिखोगे तो आप बोलोगे नो लॉन्गर हटा देना है हमने, आपने बोलना जेंडर डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस द एजुकेशन अचीवमेंट लेवल्स। समझ आई बात। तो आप इसमें क्या लिखोगे, जेंडर रिलेटेड जितने भी इश्यूज हो सकते हैं, सब कल्चर्स की बात आ जाएंगे। देखिए याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला स्टेप है ना सॉल्व करने का, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट है। जब तक आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है भाई, इसके अंदर जेंडर आएगा कि हमने बताना है कि भाई जेंडर का इन्फ्लुएंस होता है एजुकेशन अटेनमेंट के ऊपर। ठीक है। आप उसमें रॉबिन्स की स्टडी वगैरह सब डाल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा evaluate the view that the main purpose of education is to maintain the economic system। अब मेंटेन द इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है इफेक्टिव वर्कफोर्स तैयार करनी। सही है। इसमें ना आप इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। सही है। इसके थीसिस में आप फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट दोनों भी डाल सकते हो, बिकॉज फंक्शनलिस्ट भी कहते हैं कि इफेक्टिव वर्कफोर्स तैयार करता है एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज नॉर्म्स के साथ, और मार्क्सिस्ट भी ये बात कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो होता है इकोनॉमिक सिस्टम को मेंटेन कर रहा होता है, ऑल्दो दे अपोज द साइड। अगेंस्ट में आप डालोगे पोस्ट मॉडर्निस्ट। ठीक है। इसके अंदर आप रेफर करोगे, रेफर टू माय कोर वैल्यूज वाला क्वेश्चन। जो कोर वैल्यूज वाला सवाल मैंने करवाया था क्लास के अंदर, किसी के पास है तो ग्रुप पे शेयर कर दे ताकि जिनके पास नहीं हो उनके पास पहुंच जाए। कोर वैल्यूज वाला जो क्वेश्चन था उसका एंटायर थीसिस जो था मैंने लिखवाया था पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से, जिसके अंदर हमने कहा था कि भाई एजुकेशन सिस्टम का काम किसी भी मेटा नैरेटिव को सपोर्ट करना नहीं है। यानी कि ये क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम वाली बात क्या होगी, एक मेटा नैरेटिव होगी जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट इसको अपोज करते हैं। आज के दौर के अंदर फ्रेगमेंटेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, ओशन एंड एडवर्ड की बात आ जाएगी। एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिवाइडेड है। सही है। इट्स मोर अबाउट इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज। सही है। बहुत सारे लोग सिर्फ एजुकेशन को सिर्फ नॉलेज के लिए गेन कर रहे होते हैं, तो ये तमाम आइडियाज इसके अंदर फॉलो किए जाएंगे। अब आ जाते हैं डिस्क्राइब टू एग्जांपल दैट इज लर्न थ्रू हिडन करिकुलम। डिसिप्लिन की बात हो सकती है, टीम बिल्डिंग की बात हो सकती है। सही है। इसके अंदर बहुत सारे हिडन प्रोसेसेस जो होते हैं एजुकेशन सिस्टम के, आप उसकी बात करोगे हिडन करिकुलम वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। Explain two ways in which person's gender may influence their education attainment। person's gender may influence education attainment का मतलब क्या है, वही जेंडर वाला सवाल आया जो हमने पहले डिस्कस किया था। The main purpose of education is to personal development of each and individual people। अब देखो मेरी बात सुनो, अब सारा सवाल जरा समझना, अब दिमाग लगाओ उसके अंदर क्या आएगा। हाँ भाई बताएं जरा सा, क्या दिमाग आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, क्या आएगा। आपने इसके अलावा कोई भी आर्गुमेंट देना है, आपने इसके अलावा कोई भी आर्गुमेंट देना है। सही है। इसके अलावा कोई भी आर्गुमेंट देने का मतलब है आप बोलोगे द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल, इट्स मोर अबाउट द प्रमोशन ऑफ कैपिटलिज्म। सही है। यंग वगैरह की यंग की और बॉर्जी वगैरह की थ्योरी डाल सकते हो। The main purpose of education is to promote the is not the personal development of each individual,
द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज फॉर द हिडन करिकुलम और जेंडर्ड करिकुलम और एथनोसेंट्रिक करिकुलम आप इस तरह से डेवलप करो, ठीक है। Evaluate the view that the working class underachievement is mainly result of in-school factors. सही है। थीसिस में आप इन स्कूल डालोगे अगेंस्ट में अंदर आप डालोगे आउट ऑफ द स्कूल फैक्टर लाइक कल्चरल फैक्टर्स, मटेरियल फैक्टर्स, स्पीच कोड्स इश्यूज, इन तमाम चीजों को आप डिस्कस करोगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब टू वेज इन विच पीपल्स एथनिक कल्चर कैन अफेक्ट देयर एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन। एथनिक कल्चर का मतलब क्या हो गया भाई, सिविल का आर्गुमेंट आ जाएगा, एक्टिव रेजिस्टर्स एक्टिव पैसिव रेजिस्टर्स वाली बात आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा शेन का आर्गुमेंट आ सकता है जिसके अंदर उसने एशियन गर्ल्स की बात की थी, सिविल एंड शेन, सिविल का आर्गुमेंट आ जाएगा एंड शेन का आर्गुमेंट आ जाएगा, ठीक है। फेथ गर्ल्स वाला जो बात है, रेबल्स और फेथ गर्ल्स वाला। एक्सप्लेन टू वेज इन विच कल्चरल कैपिटल बेनिफिट द मिडिल क्लास पीपल, अगेन बॉर्जियो की थ्योरी आ जाएगी, हैबिटस वाली थ्योरी आ जाएगी। मैंने कल्चरल कैपिटल का सवाल में बॉर्जियो को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसके अंदर मेरे सैंपल आंसर में भी फॉलो कर सकते हैं। जेंडर डिफरेंसेस नो लॉन्गर इन्फ्लुएंस द एजुकेशन अचीवमेंट लेवल। जेंडर डिफरेंसेस नो लॉन्गर, अब आप बोलोगे जेंडर डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये वाला इस तरह का पेपर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आई थिंक ये वेरिएंट रिपीट हुआ होगा, सही है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखें, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इन क्वेश्चंस को जो आपने मैंने स्क्रीनशॉट लिए इनको अटेम्प्ट करें, ठीक है। जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा।